वेलकम टू प्रजापति इजी स्टडी। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में देखेंगे कि मानव श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है उसके विषय में देखेंगे। जैसे ये चित्र हमने पहले ही बना लिया है ताकि हमको मेरा समय बचे, बहुत सारा समय बच जाएगा। इस चित्र को बना लिए हैं और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुएं जो है उसको भी लिख लिए हैं, इसलिए ताकि पढ़ाते वक्त कोई मिस ना हो, ताकि आप लोग को भी इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या होता है बढ़िया से डिस्कस करेंगे, पूरा शुरू से लेकर अंत तक डिस्कस करेंगे और इसमें श्वसन तंत्र को ही खत्म कर देंगे। तो देखते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले देखते हैं श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि मानव शरीर का वह अंग या फिर मानव शरीर के अंगों का वह समूह, मानव शरीर के अंगों का वह समूह जो श्वसन क्रिया में हमारी सहायता करता है। जो श्वसन क्रिया में हमारी सहायता करता है तो उसे ही श्वसन तंत्र कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, मानव शरीर का वह अंग या अंगों का वह समूह जो श्वसन तंत्र में हमारी सहायता करता है तो उन अंगों को हम श्वसन तंत्र कहेंगे। ठीक है, उस तंत्र को श्वसन तंत्र कहेंगे। अब श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं देखते हैं। श्वसन किसे कहते हैं बोलेंगे कि वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर जब जाता है तो जाने के बाद ग्लूकोज का विखंडन करता है, ग्लूकोज का विखंडन करता है और ग्लूकोज के विखंडन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ ही साथ ऊर्जा का निर्माण करता है। तो उसी प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद भोजन को विखंडित करता है, ग्लूकोज का विखंडन करता है। विखंडन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है तो उसी ही श्वसन कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या क्या उत्पन्न होता है तो बोलेंगे श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जल उत्पन्न होता है और इसके साथ साथ और कौन सी का निर्माण होता है या कौन सी उत्पन्न होता है तो बोलेंगे वहां पर ऊर्जा या उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे श्वसन क्रिया में बोला जाएगा, आपसे एग्जाम में अक्सर बोला जाता है 10th के एग्जाम में, 12th में बायोलॉजी में, कि श्वसन तंत्र का जो समीकरण होता है, श्वसन क्रिया का जो समीकरण होता है उस रासायनिक समीकरण को लिखिए तो वहां पर ये होता है ग्लूकोज जो होता है उसमें जैसे ही जाकर ऑक्सीजन मिलता है, ग्लूकोज में जैसे ही जाकर ऑक्सीजन मिल जाता है तो मिलने के बाद जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, उसके साथ साथ जल का निर्माण होता है, फिर संगे संगे ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ, जब ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण होने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं श्वसन कहते हैं। ठीक है। अक्सर आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ऊर्जा का निर्माण होता है जो उष्मा का रूप होता है। तो उष्मा जो होता है, उष्मा मतलब गर्मी, उष्मा मतलब गर्मी, ये उष्मा मतलब गर्मी क्या होता है इसको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग हो गए, तो हमारे शरीर में लगातार 24 घंटा श्वसन क्रिया चल रही है जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और हमारा शरीर क्या रहता है गर्म रहता है। तो शरीर जब गर्म रहेगा तो समझेंगे व्यक्ति अभी उसके शरीर में सांस चल रहा है। लेकिन जब देखेंगे कि कोई व्यक्ति जैसे मृत व्यक्ति जो होता है, मरा हुआ जो व्यक्ति होता है, उसके शरीर को स्पर्श करिएगा तो वो शरीर पूरा का पूरा ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? इसलिए ठंडा रहता है क्योंकि उसके शरीर में श्वसन क्रिया नहीं चलती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है और इसी की वजह से व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं तो देखते हैं। बोलेंगे श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं तो बोलेंगे सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना,
सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास किसे कहेंगे? सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास जो होता है वो दो प्रकार के होता है। कई प्रकार के? दो प्रकार के होता है, जिसमें पहला को बोलते हैं निःश्वसन, दूसरा को बोलते हैं निःश्वसन। पहला को बोलते हैं निःश्वसन, दूसरा को बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन किसे कहते हैं? निःश्वसन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को ही निःश्वसन कहते हैं। सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को ही निःश्वसन कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति सांस अंदर लेता है तो सांस लेने के दौरान व्यक्ति के शरीर में केवल ऑक्सीजन नहीं जाता है, ऑक्सीजन के संगे संगे और भी बहुत सारे गैस जाते हैं। जैसे में हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हमारे शरीर में, जैसे देखते हैं निःश्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नाइट्रोजन हो गया। तो हमारे शरीर में कौन कौन गैस जाता है? सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, नाइट्रोजन, ये तीनों जाता है। साथ में धूल कण भी जाता है, जो यहाँ पर नाक बताएंगे धूल कण कैसे साफ होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे शरीर में जाता है 21%। कै परसेंट? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जाता है 0.03%। इसी प्रकार नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे शरीर में जाता है 78%। कार्बन ऑक्सीजन कै परसेंट जाता है? तो ऑक्सीजन जाता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कै परसेंट? 0.03% जाता है। और ये नाइट्रोजन जो होता है 78 यानी 78% जाता है। लेकिन हमारे शरीर में जाने के बाद नाइट्रोजन का कोई उपयोग होता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसको निःश्वसन में इसका उपयोग नहीं है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो जाता है हमारे शरीर में 21%, सांस लेने के दौरान जाता है 21%, और जाता है 21%, और उसका अभिक्रिया होता है ग्लूकोज के साथ, और वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूर्ण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो जाता है। तो ये जो 21% होता है शरीर के अंदर जब जाता है 21% ऑक्सीजन, तो हमारे श्वसन क्रिया में 4% लॉस हो जाता है। ऑक्सीजन जो होता है 4% खर्च हो जाता है हमारे शरीर के अंदर श्वसन क्रिया के दौरान, और बच जाता है कै परसेंट? यहाँ पर हो गया 21% हो गया, और 4% यहाँ से निकलेगा तो बच जाएगा कै परसेंट? 17%। कै परसेंट बच जाएगा? 17% जो होता है बच जाता है। कौची? ये ऑक्सीजन, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन गया 21%, उसमें से यूज हो गया 4%, और 4% 21 में से कम हो गया, तब बच गया 17%। यानी हम जब सांस छोड़ते हैं तो में 17% अभी और ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। अब देखते हैं, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन कै परसेंट जाता है शरीर के अंदर? 21%। सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, लेकिन कै परसेंट? 0.03% है। सांस लेने के दौरान नाइट्रोजन भी जाता है, लेकिन कै परसेंट? 78%। ठीक है, आगे देखते हैं निःश्वसन किसे कहते हैं। निःश्वसन किसे कहते हैं? बोलेंगे कि वैसी प्रक्रिया, श्वसन की वैसी प्रक्रिया, माने सांस छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निःश्वसन। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। और निःश्वसन के दौरान हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान कौन कौन गैस निकलता है? तो देखिए, सांस जब हम लोग छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के दौरान हमारे शरीर से ऑक्सीजन भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है। लेकिन जो ऑक्सीजन निकलता है वो निकलता है कै प्रतिशत? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कै परसेंट निकलता है? तो देखिए, सांस जब लिए थे तो हमारे शरीर के अंदर गया था 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वहां पर 4% जो ऑक्सीजन खर्च हुआ था ब्लड को शुद्ध करने में, ब्लड के शुद्धिकरण में जो खर्च हुआ था ऑक्सीजन, ग्लूकोज के विखंडन में जो खर्च हुआ था ऑक्सीजन 4%, वो 4% बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जाकर इसमें 4% ऐड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से कितना परसेंट निकलता है? 4.03%। कै परसेंट? 4.03%। थोड़ा सा और मात्रा इसका बढ़ जाता है
ठीक है। तो यहाँ पर 0.3 से थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लगभग मतलब इतना हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान और भी होता है 78% निकलता है कौन सी, नाइट्रोजन। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो नाइट्रोजन है सांस जब लिए तब वो 78% गया अंदर, सांस जब छोड़े तब वो 78% निकला। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन की मात्रा गया है शरीर के अंदर, उसका नहीं लॉस हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, इसका उपयोग ही नहीं हुआ है हमारे शरीर में। यानी जितना परसेंट गया था अंदर उतना ही परसेंट निकल गया, यानी इससे नाइट्रोजन का उपयोग हमारे शरीर में नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास काय प्रकार के, 2 प्रकार के। एक नंबर होता है निश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। निःश्वसन किसे कहेंगे, सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन में हम लोग काय परसेंट ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना चल जाता है ऑक्सीजन संगे 0.03% चल जाता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन का परसेंट जाता है 78% नाइट्रोजन भी चल जाता है। और निःश्वसन जो होता है, निःश्वसन यानी जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान ऑक्सीजन जो होता है 17% निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 4.03 या 0.6%, माने 6% लगभग ले लीजिए, 4.6% निकलता है। और नाइट्रोजन जो होता है 78% निकलता है, ठीक है। निःश्वसन में इसके बाद देखते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, तो देखिए इस फिगर में हमने यहाँ पर एक ये बनाया है, जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसी लाइन का नाम है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम का क्या काम है बता रहे हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो लेने के लिए सांस ले लेते हैं, लेकिन अंदर से बाहर कैसे निकलेगा, अंदर से बाहर सांस कैसे निकलेगा, इसको धक्का देने का काम, उसको प्रेशर देने का काम, फेफड़े पर दबाव डालने का काम ये डायाफ्राम करता है, जिसकी सहायता से हमारे शरीर से जो भी गैसें निकलती है श्वसन क्रिया के दौरान उसमें सहायता करता है कौन, डायाफ्राम। यह डायाफ्राम जो होता है किस ऊतक का बना होता है, संयोगी ऊतक का बना होता है, संयोगी ऊतक का बना होता है, संयोगी ऊतक का बना होता है। अब देखिए ये जो होता है डायाफ्राम, निःश्वसन में यह अपना 75% भूमिका निभाता है। कितना परसेंट, 75%। 75% भूमिका निभाने का मतलब जब सांस निकलता है ना, उसमें ये 75% सांस निकालने में मदद कौन करता है, डायाफ्राम करता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है, तो चलो देख लेते हैं। जो एक वयस्क व्यक्ति होता है ना, जैसे हम लोग हो गए, हमसे बड़े छोटे जो भी होगा, तो एक वयस्क व्यक्ति जो होता है पूरे 1 मिनट में कई बार सांस लेता है। तो एक वयस्क जो व्यक्ति होता है, एक वयस्क जो व्यक्ति होता है पूरे 1 मिनट में, वयस्क व्यक्ति पूरे 1 मिनट में 14 से 18 बार, 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है एक वयस्क व्यक्ति। लेकिन अगर वही बात किया जाए एक बच्चे का, एक बच्चा जो होता है वह पूरे 1 मिनट में कई बार सांस लेता है, एक बच्चा जो होता है वह 14 से 30 बार सांस लेता है 1 मिनट में, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, अब फिगर को समझ लेते हैं, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिगर समझने में हम लोग देखते हैं, ये पहले देखते हैं नासा छिद्र। ये जो होता है पहले वाला फर्स्ट वाला हिस्सा जो होता है, नाक का जो फर्स्ट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नासा छिद्र। और नासा छिद्र जो होता है उस नासा छिद्र में क्या रहता है जी, बाल रहता है। इसका उपयोग क्या है, भगवान जी ऐसे ही नाक में बाल नहीं दे दिए हैं, उसका कोई ना कोई उपयोग है। उपयोग क्या है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान बहुत सारा धूल कण जो होता है हवा के साथ शरीर के अंदर जाता है सांस नाक द्वारा। तो ये जो धूल कण रहता है इसे खड़ा रहता है, और ये जो बाल होता है वो ऐसे नाक में खड़ा रहता है, और जब हवा जाता है तो ये बाल जो होता है उस हवा से टकराता है, और जो धूल कर रहता है टकरा कर गिर जाते हैं वहीं पर, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया। और मान लीजिए कितना व्यक्ति जो होता है ना मुंह से ही सांस लेता है, सोचता है कि नाक से लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मुंह से ले लेते हैं। तो जब व्यक्ति मुंह से डायरेक्ट ऐसे करके सांस लेता है ना, तो जितना हवा होता है धूल कण के साथ सब चल जाएगा शरीर के अंदर,
फेफड़ा जाम हो जाएगा, दम घुटने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे काम करना वाला नहीं है। भगवान जी नाक दिए हैं तो नाक से ही सांस लेना है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये नासा छिद्र जो होता है नाक का सबसे पहले वाला हिस्सा होता है और इसमें बाल होता है जो धूल कण को रोकने में मदद करता है। इसके बाद जो होता है नासा छिद्र के बाद वाला हिस्सा जो होता है उस हिस्से का नाम है नासा कपाट, और इस नासा कपाट में एक चिपचिपा द्रव होता है, एक चिपचिपा द्रव होता है। उस द्रव का नाम है म्यूकस। क्या नाम है? म्यूकस। यह म्यूकस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कुछ और धूल कण जो होता है एक्स्ट्रा, जो बहुत महीन हो, जो नाक का बाल उसको नहीं रोक सकता है, वो हवा के साथ और अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पर एक चिपचिपा द्रव रहता है जिसका नाम क्या है? म्यूकस। वो क्या करता है, जितना हवा जाएगा उसमें से हवा जब जाता है ना तब म्यूकस से टकरा के जाता है। म्यूकस क्या करता है, जो धूल कर रहा था उसको चिपका लेता है, अपने अंदर चिपका लेता है। उसके बाद हवा शुद्ध हो जाता है। उसके बाद हवा जो होता है ग्रसनी के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रसनी द्वारा आगे बढ़ता है, और ग्रसनी से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, अब समझाते हैं यहाँ पर ग्रसनी के बाद हम समझाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या है? इपीग्लोटिस क्या है तो इसको देखते हैं। इपीग्लोटिस क्या है? तो यहाँ पर लेरिंग्स जो रहता है, लेरिंग्स, उस लेरिंग्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है। लेरिंग्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है। इसी संरचना को क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का क्या काम है? यह जो होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, अब खाना खाते मुंह से, यहीं से सांस भी जाता है आगे की ओर और यहीं से भोजन भी जाता है आगे की ओर। लेकिन भगवान जी यहाँ पर एक सिस्टम बना दिए हैं इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं तो जब भोजन यहाँ पर आएगा इपीग्लोटिस में, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से हो गया एक हिस्सा, ये शोषण वाला हिस्सा हो गया, और यहीं से एक हिस्सा हो गया पाचन वाला हिस्सा, और यहाँ पर रहता है इपीग्लोटिस। ये क्या करता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद ये सांस वाले हिस्से को रोक देता है, श्वसन मार्ग को रोक देता है, जिसकी वजह से भोजन जो होता है पाचन मार्ग में चल जाता है, रस नालिका में चला जाता है, पाचन मार्ग में चल जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जब भोजन कर लिया, जैसे मान लीजिए अभी हम हैं तो हम सांस ले रहे हैं, तो उस वक्त क्या करता है इपीग्लोटिस, इसका मुंह खुल जाता है, जिसकी वजह से हवा जो होता है श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है। लेकिन वहीं अगर ये इपीग्लोटिस जो हो, जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं और दिमाग डिस्टर्ब हो जाए कहीं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति खाना खाते वक्त कोई बात सोच रहा है, कल बाजार गए थे, वहां पर एक व्यक्ति को देखा वो कैसे लगा, इसे मैंने कुछ भी सोचने लगता है, अनेक प्रकार की बातें तो खाते वक्त सोचते लगता है कि कल गए थे खेलने तो ये हुआ, कुछ भी सोचता है तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से होता क्या है, ये जो इपीग्लोटिस होता है मुंह बंद करना भूल जाता है, जिसके कारण भोजन पाचन नलिका में न जाकर श्वास नली में चला जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत तेज का, ये सड़कता नहीं है, व्यक्ति का खांसी टाइप का हो जाता है, सड़क जाता है, तब सड़कने के बाद भात तो सब निकल कर नाक को बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इपीग्लोटिस जब नहीं बंद होगा श्वसन मार्ग तो खांसी तो होगा ही, ये सड़केगा जरूर। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, खाते वक्त थोड़ा सावधानी रखिएगा। ठीक है, 5-6 बातें एक बार में ही, पहले खा लीजिए फिर कुछ सोचना है। आप क्या करेंगे, खाते वक्त लगेंगे सोचने तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो इपीग्लोटिस, हाँ देखिए, इपीग्लोटिस जो होता है इसको नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इपीग्लोटिस को कौन नियंत्रित करता है, तो जवाब देना है मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है इपीग्लोटिस को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इपीग्लोटिस के बाद ये यहाँ पर हो जाएगा स्वर तंत्र। स्वर तंत्र का क्या काम है, तो जो हम बोल रहे हैं, जो साउंड निकल रहा है उसमें मदद करता है कौन? स्वर तंत्र। ठीक है, और स्वर तंत्र की जो दीवारें होती है वो लगभग 9 टुकड़ों से मिलकर बना होता है। कई टुकड़ा से? 9 टुकड़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि स्वर तंत्र जो होता है उसकी जो मोटी दीवारें होती है, वो दीवार जो होती है वो
9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सी शेप में बना गया है, ये वाला जो हिस्सा है ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया इसको हिंदी में बोलते हैं श्वास नाली। ट्रेकिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नाली। और इस ट्रेकिया की कुल लंबाई जो है 10 से 11 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 से 11 सेंटीमीटर होता है ट्रेकिया की लंबाई। और ये ट्रेकिया जो होता है, ये ट्रेकिया जो होता है उसका काम क्या है? तो ये क्या करता है? ग्रसनी को या फिर स्वर तंत्र को किससे जोड़ता है? ये फेफड़ा से जोड़ने का कार्य करता है। ये ट्रेकिया जो होता है आगे चलकर, ट्रेकिया जो होता है आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है। ट्रेकिया आगे चलकर 2 भाग में बढ़ जाता है। उन दोनों भाग को कहते हैं बोरोनकाई। क्या बोलते हैं? बोरोनकाई बोलते हैं। यानी देखिए ये हो गया ट्रेकिया और आगे आकर एक इधर चला गया और एक इधर। इस हिस्सा को और इस हिस्सा को, भाई दोनों हिस्सा को बोलेंगे कि ये दोनों का दोनों क्या है? बोरोनकाई है। लेकिन यह बोरोनकाई जो होता है आगे चलकर बहुत सारे हिस्सों में क्या हो जा रहा है? बट जा रहा है। बहुत सारे टुकड़ों में जाकर बट जा रहा है। इसलिए इन टुकड़ों को हम लोग बोलेंगे बोरोनकियोल्स। तो ध्यान से सुनिए, श्वास नली आगे जाकर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है जिसको बोरोनकाई कहते हैं। यह बोरोनकाई आगे जाकर बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाता है या टूट जाता है, इसलिए उस हिस्सा को बोलते हैं बोरोनकियोल्स। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, हाई वाला हिस्सा, ये जितना है ये टोटल पेन इसको मार्कर तो देखिए कहाँ जा रहा है। ये सब हिस्सा जो है इसको बोलते हैं बोरोनकियोल्स। क्या बोलेंगे? बोरोनकियोल्स बोलेंगे। ठीक है, अब बोरोनकियोल्स के बाद ये जो छोटा छोटा फूल जैसा संरचना दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। इसका नाम है वायु कोष्ठक। इसका नाम क्या है? वायु कोष्ठक। ये वायु कोष्ठक का इसका काम क्या होता है? वायु कोष्ठक का काम क्या होता है? तो देखते हैं वायु कोष्ठक होता क्या है। वायु कोष्ठक का जो ये सिरा होता है ना, ये वाला सिरा, ये एक गोल संरचना के भांति होता है। और वायु कोष्ठक का काम क्या है? तो देखिए सांस हमने लिया, वह सांस धीरे धीरे श्वास नली से होते हुए, बोरोनकाई से होते हुए, बोरोनकियोल से होते हुए ये पहुंच जाता है कहाँ? वायु कोष्ठक में। और जो वायु कोष्ठक होता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है और ब्लड उसी के पास रहता है। तो वायु कोष्ठक क्या करता है? ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है, जिसके कारण ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, जिससे ब्लड जो होता है शुद्ध हो जाता है। ब्लड शुद्ध होता है और शुद्ध होने के बाद वह ब्लड शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे देखिए पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड आता है हृदय में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिए, शॉर्टकट में मान लीजिए यह हृदय हो गया, ठीक है, और ये हो गया एक व्यक्ति का शरीर। तो पूरे शरीर से ब्लड आएगा पहले हृदय में, और हृदय ब्लड को भेजेगा कहाँ? फेफड़ा में। फिर फेफड़ा से ब्लड आएगा हृदय में, फिर हृदय भेजेगा पूरे शरीर में। ये प्रक्रिया होती है, हम लोग परिवहन चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्लड का परिवहन कैसे होता है उसमें पढ़ेंगे। देखिए तो क्या बोले, फिर से समझिए। पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड जाता है हृदय में, हृदय से वह अशुद्ध ब्लड जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा में उपस्थित रहता है वायु कोष्ठक, और जब सांस नली द्वारा ऑक्सीजन पहुंचता है वायु कोष्ठक में, तो यह वायु कोष्ठक ब्लड से मिला देता है फेफड़ा में, और जैसे ही वहां पर अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के दौरान वह ब्लड जो होता है अशुद्ध ब्लड फेफड़ा में ही शुद्ध हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बोला कि ब्लड कहाँ शुद्ध होता है, तो अक्सर ज्यादा लोग हृदय में टिक लगा देते हैं, हृदय में शुद्ध होता है। हृदय में ब्लड शुद्ध नहीं होता है, फेफड़ा में शुद्ध होता है ब्लड, क्योंकि फेफड़ा जो होता है उस फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है और ब्लड वहां पर पहुंचता है, दोनों अभिक्रिया करता है फेफड़ा, ठीक है। तो फेफड़ा में ब्लड शुद्ध होता है, उसके बाद वह ब्लड नलिका द्वारा आता है और आकर फिर हृदय में जाता है, हृदय से फिर पूरे शरीर में जाता है। ये प्रक्रिया होता है ब्लड के शुद्ध का। तो ये वायु कोष्ठक का काम क्या है? ब्लड का शुद्ध करना, ब्लड को शुद्ध करना, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए वायु कोष्ठक का क्या काम है, तो ये भी बोल सकते हैं ये गैसों का विनिमय करने का भी काम करता है। विनिमय कैसे? तो शरीर से जो ऑक्सीजन आया उसको मिला दिया ब्लड में, अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, वो क्या करेगा? वायु कोष्ठक जो होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और लेकर फिर शरीर से बाहर चला जाएगा, वो माने भेज देगा बाहर। तो वायु कोष्ठक का क्या काम है? वायु कोष्ठक जो होता है वह गैसों का विनिमय करने का काम करता है। अब देखते हैं कुछ जैसे टीबी के रोगी होते हैं। टीबी के जो रोगी होते हैं, होता क्या है, उन रोगियों में वायु कोष्ठक में अगर छेद हो जाए, वायु कोष्ठक में अगर छेद हो जाए
तो छेद होने के बाद वायु कोष्ठक में छेद हो जाए, छेद होने के बाद उस व्यक्ति को मतलब वहाँ पर बलगम जम जाता है। छेद होने के बाद वहाँ पर बलगम जम जाता है और जैसे ही बलगम जम जाता है तो उस व्यक्ति को दमा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? दमा रोग हो जाता है, दम फूलने लगता है। ठीक है, और देखते हैं एक दो छोटा छोटा वर्ड। जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का जो शरीर होता है, व्यक्ति का जो शरीर जो भी ब्लड होता है, उस ब्लड में, ब्लड आपसे पूछा जाए ब्लड जो होता है उसमें इसका रंग जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, और ये वायु कोष्ठक जो होता है ब्लड के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ये प्रक्रिया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ श्वसन, कुछ जीवों का श्वसन तंत्र, जैसे हम मनुष्यों का श्वसन तंत्र क्या है? मनुष्य जो होता है किस अंग से सांस लेता है? फेफड़ा द्वारा। ठीक है, मनुष्य किस अंग से सांस लेता है? तो जवाब देना है मनुष्य जो होता है फेफड़ा द्वारा सांस लेता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव है, जैसे मछली हो गई। मछलियाँ किससे सांस लेती है? तो मछलियाँ जो होती है गिल्स से सांस लेती है, गलफड़ा से सांस लेती है। मछली जो होती है वो मछली किससे सांस लेती है? तो मछली जो होती है वो गिल्स से सांस लेती है। गिल्स यानी गलफड़ा से सांस लेती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मछली किससे सांस लेती है? गिल्स द्वारा सांस लेती है। गिल्स यहाँ पर गलफड़ा होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो उसी से सांस लेता है। जबकि जितना भी जलीय जीव रहता है, जो जल के अंदर रहता है, वो लोग सभी का सभी गिल्स यानी गलफड़ा से सांस लेते हैं। ठीक है, अब जो मेढक का बच्चा होता है, मेढक का जो बच्चा होता है, वो मेढक का बच्चा जो होता है वो सांस लेता है कौची द्वारा? गिल्स द्वारा। इसके अलावा जो निष्क्रिय मेढक हो गए, जो भूमि के अंदर, देखना कितना मेढक जो होते हैं ना मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं और फिर भी जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि वो जो मेढक होते हैं वो जब सांस लेते हैं तो वो फेफड़ा से सांस नहीं लेते हैं, वह गिल्स से सांस नहीं लेते हैं, वह अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। किससे? त्वचा से सांस लेते हैं। इसलिए वो जो मिट्टी के अंदर मेढक जो रहता है वो बचे रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे केंचुआ जो हो गया। केंचुआ का श्वसन अंग क्या है? उसका भी केंचुआ का श्वसन अंग क्या है? ये त्वचा है। इसके अलावा कीड़ा मकोड़ा जो है, कीड़ा मकोड़ा, तेल चटाई वगैरह, तो ये जो होता है ये लोग सांस कैसे लेता है? तो श्वास नली से डायरेक्ट यही जो से सांस ले जाता है डायरेक्ट। उन लोगों में नाक की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट श्वास नली में जाता है, यानी ट्रैकिया से डायरेक्ट वो लोग सांस लेते हैं। कौन सी? कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे जीव है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी नए नए बहुत सारे वीडियो मिले। इसके बाद हम लोग परिवहन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि परिवहन क्या है। ठीक है, परिवहन के बाद उत्सर्जन वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।